जी हाँ सर, वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अपील्स को लेकर के बात कर रहे हैं। अब अपील के अंदर में हमारा क्या बचा है, पहला आपका फेसलेस अपील स्कीम बचा हुआ है और दूसरा जो आपका बचा है वो बचा है आपके क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू अपील टॉपिक। यस, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपील का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा खत्म करेंगे और अगर समय बचता है तो क्वेश्चन आंसर भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग कैरी फॉरवर्ड लेने वाले हैं वो है रिविजन टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं आपका फेसलेस अपील स्कीम। मैं उम्मीद कर रहा हूं भारत का पूरा बच्चा जो CACMA फाइनल के अंदर में है ये हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो बच्चा अभी तक के हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे स्पेसिफिकली फाइनल वालों का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे कि अगला वीडियो कब आ रहा है, किस तरह से अपलोड हो रहा है, कुछ अगर PDF में आपके साथ शेयर करता हूं एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं फेसलेस अपील स्कीम। वी ऑल नो कि जैसे कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम थी, ठीक उसी तरीके से 2019-20 के अंदर ही फेसलेस अपील स्कीम लाया, जिसको अमेंड किया गया 2021 के अंदर में। अभी जो फेसलेस अपील स्कीम है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो अपील है जहां पे आपको पहले फिजिकल ऑफिस के अंदर में बुलाया जाता था, अब इसको हटा करके क्या कर दिया गया है, नेशनल फेसलेस अपील स्कीम आपको क्या कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है, जिसके तहत एक हायरार्की बनाई गई है, दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जिसको हम NFAC कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, NFAC कहते हैं। तो ये आ गया आपका NFAC, ये आ गया आपका NFAC। अब हर NFAC के अंदर में क्या किए गए, बहुत सारे RAFC डाले गए हैं। RAFC रीजनल फेसलेस अपील सेंटर, RFCA रीजनल फेसलेस अपील सेंटर। वाह भाई, स्पेलिंग भी दो बार मैंने प्यार से मिस्टेक कर दी है। तो NFAC के नीचे बहुत सारे क्या डाले गए हैं, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स डाले गए हैं। हर रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स के अंदर में बहुत सारे अपीलिंग यूनिट्स रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, अपीलिंग यूनिट्स, मतलब वही हायरार्की बनाई गई है जैसे कि नेशनल असेसमेंट्स के अंदर में बनाई जाती थी, वैसे ही अपील यूनिट्स के अंदर में भी क्या की गई है, बनाई गई है। तो आइए ध्यान से सुनिए, द स्कीम विल बी कॉल्ड एज फेसलेस अपील स्कीम। वेल टू बी ऑनेस्ट, जब से ये स्कीम आई है इसके ऊपर हाल फिलहाल में अभी तक के कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर क्योंकि ये आपके मॉड्यूल के अंदर में दी है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या करूं, इसको प्रोवाइड करके दूं। ठीक, it shall came into force on 1st April 2021. The appeal file means the appeal to CIT appeal under 246A. 248 तो खत्म हो चुका है, तो 246A के कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। याद रखिए, अब तक के फेसलेस अपील स्कीम जो है ये CIT अपील के लिए है, IT-AT के लिए उन्होंने पावर देके रखा है कि हम लेके आएंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर अब तक IT-AT के अंदर में आई हुई नहीं है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको CIT अपील के एंगल से ही समझना है। क्या क्या रखे गए हैं, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर रखे गए हैं, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर रखे गए हैं, असेसमेंट यूनिट्स रखे गए, अपील यूनिट्स क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको आ सकता है तो मेरे हिसाब से 2-2 मार्क के लिए इसका डेफिनेशन आ सकता है कि भैया NFAC क्या काम करेगा, RFAC क्या काम करेगा, AU दैट इज अपील यूनिट क्या काम करेगा। ये आपको 2-2 मार्क, 1-1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, उससे ऊपर की उम्मीद नहीं है। और पूरा का पूरा प्रोसेस आपसे पूछ ले, ये तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। समझ में आ रही है बात, बट फिर भी दिया है तो पढ़ने का टेंशन नहीं लेने का। NFAC टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ e-appeal proceeding in a centralized manner which shall be vested with the jurisdiction to dispose of appeal in accordance with the provision of this scheme. RFAC is to facilitate the conduct of e-appeal proceedings. Appealing unit as it deemed necessary to facilitate the conduct of e-appeal proceeding to perform the function of disposal of appeal, which include admitting additional grounds of appeal, making such further inquiry at think fit, directing national e-assessment center or assessing officer as the case may be for making further inquiry, information, clarification, ground of appeal, hearing, analysis of material, review of draft and such other function as may be required. तो NFAC क्या करेगा, पूरे ई अपील प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा। RFAC क्या करेगा, अगेन कंडक्ट करवाएगा ई अपील, और एक्चुअल अपील कौन कंडक्ट करेगा, अपीलिंग यूनिट कंडक्ट करेंगे। सारे कम्युनिकेशन जो है, अच्छा यहाँ के मैक्सिमम वर्ड आपको वही मिलेंगे जो आपको ई असेसमेंट के अंदर में देखने को मिले थे, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर में बनाया गया, बिल्कुल उसी प्रोसेस के अंदर में बनाया गया है। सारे कम्युनिकेशन जो होंगे असेसी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, NFAC, RFAC, सब के सब जो होंगे ये सारे के सारे फेसलेस मैनर में होंगे। तो ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन अपील यूनिट, अपीलेंट और एनी अदर पर्सन और एनी ऐसी असेसमेंट सेंटर से भी अगर कुछ होता है तो इट कैन बी कैरिड आउट थ्रू फेसलेस मैनर।
अपील यूनिट के अंदर में कौन रहेगा? अब मुझे एक बात बताइए, अपील को कैरी आउट कौन कर रहा है? सीआईटी अपील। तो अपील यूनिट के अंदर में पहला पर्सन तो कौन होना चाहिए? कमिश्नर अपील्स होना चाहिए। कमिश्नर अपील्स के साथ साथ अब अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए जेसी अपील भी इसका पार्ट बन सकता है, ठीक है। सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी मिनिस्ट्रियल स्टाफ एज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड। और यू नो सीआईटी अपील के अलावा जितने भी नेसेसरी स्टाफ उनको लगते हैं वो इसके अंदर में क्या किए जाते हैं? एडअप किए जाते हैं, ताकि टीम बेस्ड सेटलमेंट ऑफ अपील क्या हो सके? आगे आ सके। यहां से चालू होता है प्रोसीजर फॉर अपील। अपील के केस में प्रोसीजर किस तरीके से होगा मैं सबसे पहले बताता हूं, राइट। कोई भी अपील कौन फाइल करेगा? असेसी फाइल करेगा। किसको फाइल करेगा? अब जैसे ही वो ई फाइलिंग में जाकर के फॉर्म नंबर 35 भरता है, ये ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास जाएगा। जैसे ही कोई एप्लीकेशन एनएफएसी के पास आता है, एनएफएसी किसी ना किसी रीजनल फेसलेस अपील यूनिट के किसी ना किसी अपील यूनिट को क्या करती है? ये पूरा का पूरा केस ट्रांसफर करती है। अब अपील यूनिट जो है जिसके पास ये केस आया है, सोच करके देखिएगा, मतलब ये हो गया आपका असेसी, ये क्या करेगा? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को देगा। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर नेशनल फेसलेस अपील यूनिट को देगा और ये अपीलिंग यूनिट को देंगे। क्लियर है? जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद ये कहां तक के पहुंचाई जाएगी? अपील यूनिट तक के पहुंचाई जाएगी। अब अपील यूनिट को कोई भी अपील कैरी आउट करने के लिए डोंट यू थिंक इंफॉर्मेशन लगेगी? इंफॉर्मेशन लगेगी, असेसी से लग सकती है, या हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लग जाए। तो अपील यूनिट किसको बोलेगा? एनएफएसी को बोलेगा। एनएफएसी किसको बोलेगा? असेसी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो असेसी से इंफॉर्मेशन लेगा, या फॉर दैट मैटर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से भी वो क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एनएफएसी एनईएसी से भी कॉल कर सकता है, असेसी से भी कॉल कर सकता है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती है, ये इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? वो अपील यूनिट को फॉरवर्ड करेंगे। तो कोई भी चीज को वेरीफाई करना है, असर्टन करना है, रिप्लाईज मंगवाने हैं, ये सबके सब किसके थ्रू होगा? एनएफएसी के थ्रू होगा। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल मटेरियल फैक्ट, ऑल डिटेल्स एटसेट्रा, अपील यूनिट क्या करेंगे? अपील यूनिट एक पूरा का पूरा ऑर्डर पास करेंगे। सब्सटैंशियल प्रोसेस वही है जो हमने ई असेसमेंट के अंदर में देखी थी। चलो आओ। NFAC shall assign the appeal unit to a specific appeal unit in one of the regional faceless appeal center through an automated allocation system. Where appellant has filed appeal after the expiration of time, the appealing unit may, if it is satisfied that appellant has sufficient cause for not filing an appeal, admit the appeal or रिजेक्ट द अपील। तो वो एडमिट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एनएफएसी शैल इंटीमेट द एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ अपील एज द केस मे बी। वेयर अपील इज एडमिटेड, एडमिट हुआ तो अब अपील यूनिट को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। लॉजिक के साथ समझना सारी चीजें। अब उसको क्या चाहिए मालिक? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अपील यूनिट में रिक्वेस्ट एनएफएसी टू ऑब्टेन सच फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अपीलेंट और एनी अदर पर्सन as it may specify. Appeal unit may request NFAC to obtain a report from NEAC, तो असेसी से भी मंगा सकता है, NEAC से भी मंगा सकता है। NFAC shall serve a notice upon the appellant or other person or NEAC or the AO to submit the information। तो अपना जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है वो क्या करेगा? दोनों को नोटिस भेजेगा कि हमारे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा या रिस्पॉन्स आएगा, अपील यूनिट को प्रोवाइड किया जाएगा। द अपीलेंट और द अदर पर्सन शैल फाइल अ रिस्पॉन्स टू द नोटिस विद इन द डेट टाइम स्पेसिफाइड देयरइन और सच एक्सटेंडेड डेट टाइम एज मे बी अलाउड एंड सच रिस्पॉन्स शैल बी फॉरवर्ड फ्रॉम NEAC टू अपील यूनिट। अब क्या होगा सर? The appellant may file additional ground of appeal in such form as may be prescribed, specifying therein the reason for omission of ground in the appeal filed by him. Where additional ground of appeal is filed, NFAC shall send the additional ground of appeal to NEAC. Where comments are filed by NEAC or assessing officer, NFAC shall send such communication to appealing unit. The appealing unit shall, after taking into consideration the comment, if any, received from NFAC or AO, if it is satisfied that the omission of additional ground from the form of appeal was not willful, unreasonable, admit such ground or reject such ground. अब यहां पे देखिएगा,
क्या करते हैं। अब ये एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे रूल 46A जो एडिशनल एविडेंस वो लोग देना चाहते हैं। तो अगर कोई एडिशनल एविडेंस देना चाहता है असेसी एनएफएसी को देगा, एनएफएसी उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किसको देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हियर इन आफ्टर एओ या एनईएसी को देगा। एनईएसी का जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या किया जाएगा, अपीलिंग यूनिट्स को फॉरवर्ड किया जाएगा, राइट, और उसके बेसिस पे कार्रवाई क्या की जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। एनएफएसी शैल इंटीमेट द एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एडिशनल ग्राउंड एज द केस मे बी। तो ये एडिशनल ग्राउंड जो वो सबमिट कर रहा है रूल 46A के तहत, ये एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, इसका भी कम्युनिकेशन जाएगा। द अपीलेंट may file additional evidence other than the evidence produced by him during the proceeding before NEAC or the AO in such form as may be prescribed under Rule 46A. Where additional evidence is submitted, same काम वापस किए जाएंगे, and NEAC shall intimate the admission or rejection of additional evidence. तो additional ground of appeal भी दिया जा सकता है, additional evidence भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, बराबर है। अब मुझे बताइए क्या होगा, सारी अपील को ध्यान में रखते हुए, इंफॉर्मेशन एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अपील यूनिट क्या निकालेगा, एक लायबिलिटी निकालेगा। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही होगी या आपका लॉस रिड्यूस हो रहा होगा तो आपको OOBH मिलना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट वही है, राइट। वेयर द अपील यूनिट इंटेंड्स टू एनहांस असेसमेंट और पेनल्टी और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिफंड, द अपील यूनिट शैल प्रिपेयर अ शो कॉज नोटिस एंड सेंड सच नोटिस टू NFAC. NFAC shall serve the notice upon the appellant and such appellant shall file his response. Where response is filed, NFAC shall send such response to the appeal unit. Appeal unit shall, after taking into account all material available on record, prepare in writing a draft order and such order along with the details of penalty proceeding, if any, to be initiated. NFAC shall, upon receipt of draft order, where the aggregate amount is payable, send the draft order to an appeal unit other than the appeal unit which has prepared such order through an automated allocation system. जैसे ही एक अपील यूनिट ने अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बना के दिया, एनएफएसी किसी दूसरे अपीलिंग यूनिट को क्या करेगा, उसको रिव्यू करने के लिए देगा। तो यहां पे रिव्यू यूनिट नहीं है, कोई दूसरा अपील यूनिट ही आपका क्या करता है, रिव्यू करता है। और उनके तरफ से दो बातें हो सकती है, या तो वो इस ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे या तो क्या प्रोवाइड करेंगे, चेंजेस प्रोवाइड करेंगे, प्रोसेस वापस घूमेगा। अगर कंफर्म हो जाता है तो इसको असेसी को सेंड कर दिया जाएगा। अगर चेंजेस होते हैं तो जिस अपीलिंग यूनिट ने ये बनाया है उनको बताया जाएगा कि भैया ये चेंजेस जो है ये आप कर सकते हो, उनका रिकमेंडेशन ये आया है, राइट। तो क्या किया जाएगा सर, इट मे डिसाइड टू फाइनलाइज द अपील और सेंड द ड्राफ्ट ऑर्डर टू अ अपील यूनिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द अपील यूनिट शैल रिव्यू द ड्राफ्ट ऑर्डर रिफर्ड टू इट बाय NFAC, whereupon it may decide to concur with the draft order or suggest such variation. NFAC shall, upon receiving concurrence of the appeal unit, finalize the appeal or upon receiving suggestion for variation, assign the appeal to a appealing unit other than the appealing unit which has reviewed the draft order. Finally, NFAC shall finalize the appeal or upon receipt of revised draft order, pass appeal order and communicate it to department, appellant and NEAC and the AO. तो CIT को कम्युनिकेट किया जाएगा, AO को कम्युनिकेट किया जाएगा, NEAC को भी फाइनल ऑर्डर क्या कर दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। यस, अब देखिए एक बात समझिएगा, फाइनल वालों सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, इतना लंबा प्रोसेस ये आपको दिया है समझने के लिए, प्रैक्टिकली भी होता है, लेकिन है ना ये एक्सपेक्टेड नहीं है फाइनल लेवल पे कि आप इतने 15 के 15 पॉइंट क्या कर दो, लिख के आ जाओ, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, और समराइज कर सकते हो किस वे में समराइज कर सकते हो, जहां पे आप क्लियर लिख दो कि भैया ऑल कम्युनिकेशंस विल बी हैंडल्ड बाय NFAC, फिर वो अपीलिंग यूनिट को देंगे, अपीलिंग यूनिट इंफॉर्मेशन एंड अदर चीज कॉल कर सकती है। फोर्थ पॉइंट पे आपके लिए लिखना होगा, बेस्ड ऑन ऑल मटेरियल रिकॉर्ड वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे एंड ये ड्राफ्ट ऑर्डर रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा किसी दूसरे अपीलिंग यूनिट को। फिर लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे आपको लिखना है, बेस्ड ऑन ऑल मटेरियल रिकॉर्ड दे विल फाइनलाइज द ऑर्डर एंड सेंड इट टू CIT, appellant and the NEAC और the AO, काम खत्म, बराबर है। नेक्स्ट आता है बेटा रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग, बराबर है। वी ऑल नो कि CIT अपना ऑर्डर क्या रेक्टिफाई कर सकता है, यस सर रेक्टिफाई कर सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर में रेक्टिफाई कर सकता है, वो रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 154, CIT अपील की बात कर रहा हूँ, IT80 की नहीं, IT80 254 में कर सकता है, क्लियर है। तो ये रेक्टिफिकेशन भी क्या फेसलेस होगा, बिल्कुल होगा सर।
So with a view to rectify any mistake apparent from record, NFAC may amend any order passed by it by an order passed in writing. An application for rectification of mistake may be filed with NFAC by appellant और अपील यूनिट और NEAC और द AO. तो किसी की तरफ से भी आ सकता है रेक्टिफिकेशन, हो सकता है असेसी की तरफ से आए, हो सकता है अपील यूनिट की तरफ से आए, हो सकता है NEAC की तरफ से क्या आ जाए, रेक्टिफिकेशन की डिमांड आ जाए. Where application is received, it shall assign such application to specific appeal unit, and appeal unit shall examine the application and prepare the notice for granting opportunity of being heard. जैसे ही रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन आएगा वो अपील यूनिट के पास जाएगा, अपील यूनिट इसको देखते हुए क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा सारे चेंजेस करते हुए. NFAC shall serve the notice upon the appellant or any other person as the case may be, calling upon him to show cause as to why rectification should not be carried out under the relevant provision. Where response is filed, NFAC shall send such a response to appeal unit, and where no such response is filed, inform the appeal unit. Yes, तो कोई रिस्पॉन्स आया है उनकी तरफ से शो कॉज नोटिस का कि बताइए ये चेंजेस क्यों करने चाहिए, ये चेंजेस क्यों नहीं करने चाहिए, तो उस रिस्पॉन्स का नोटिस सेंड किया जाएगा. रिप्लाई आया नहीं आया, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ के क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा. NFAC shall upon receipt of draft order pass an order as such and communicate it to the appellant and the income tax department. साथ साथ में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी होगी, साथ साथ में क्या होगा बेटा, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी होगी. अब पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्डर निकालते हैं ऑर्डर के एंड में लिख देते हैं पेनल्टी विल बी प्रोसेस्ड सेपरेटली. तो जब भी अपील यूनिट को ये लग रहा होगा कि हाँ इन्होंने कुछ ब्रीच ऑफ लॉ किया है, तो वो रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर में पेनल्टी रेफर करेंगे, और ये पेनल्टी वो किसको कम्युनिकेट करेंगे, ये पेनल्टी वो दैट इज अपील यूनिट किसको कम्युनिकेट करेगा, NFAC को कम्युनिकेट करेगा, और वो इन टर्न किसको कम्युनिकेट करेंगे, असेसी को कम्युनिकेट करेंगे, एंड उसको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा. बेस्ड ऑन हिज रिस्पॉन्स क्या किया जाएगा, एक्ट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा. बस बात इतनी है, प्रोसेस इतना ही है. तो अपील यूनिट में इन द कोर्स ऑफ अपील प्रोसीडिंग फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस, डायरेक्शन, ऑर्डर on the part of appellant or other person as the case may be, send recommendation for initiation of penalty. NFAC shall upon receipt of recommendation serve a notice on the appellant or the other person as the case may be, calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed on him. The appellant shall file a response, और ये response वो किस तक के पहुंचाएंगे, अपील यूनिट तक के पहुंचाएंगे. मतलब वही प्रोसेस फिर से क्या किया जाएगा, कैरी आउट किया जाएगा. NFAC shall assign the case to appeal unit, and appeal unit after taking into account all material fact, draft order, send copy to NFAC or drop the penalty after recording the reason. तो जैसे उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स अगर वैलिड है, CIT अपील को सही लग रहा है, या तो वो ड्रॉप कर सकते हैं या तो पेनल्टी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं विथ और विदाउट सम पॉइंट्स. फाइनल ऑर्डर जो भी होगा वो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, फाइनल ऑर्डर जो भी होगा वो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा सर, वो अपीलेंट को भी कम्युनिकेट किया जाएगा, NEAC को भी क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा. क्लियर है मालिक. लास्ट पॉइंट पे हम सीधा ये देखते हैं, नो पर्सनल अपीयरेंस इज पॉसिबल. जैसा कि आप जानते हैं फेसलेस स्कीम्स के अंदर में कहीं पे भी पर्सनल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है. फेसलेस स्कीम्स के अंदर में कहीं पे भी पर्सनल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है. पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल हियरिंग देनी है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. जो फैसिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना इन पर्सन रिमार्क या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट. अ पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड to appear either personally or through authorized representative in connection with any proceeding under this scheme. The appellant or representative as the case may be request for personal hearing. वही पॉइंट जो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, ई असेसमेंट में पढ़ा था, वही यहां पे क्या हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है. चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल may approve the request, may approve the request. Where the request has been approved, such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing or video telephony in accordance with the procedure laid down by the board. Right? Khatam. अब to be honestly speaking,
इतना बड़ा प्रोसेस आपको पूछने नहीं वाला, न पेनल्टी प्रोसीडिंग पूछेगा, और अगर पूछ भी लिया तो मोटे तौर पे प्रोसेस जितनी भी होगी सब, एक बात याद रखना, सब NFAC के थ्रू होगी। पर्सनल इंट्रैक्शन खत्म कर दिया गया है। तो आई एम श्योर इवन इफ यू आर अ फाइनल स्टूडेंट और DT आपने इसके पहले नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये बहुत ईजी है समझने के लिए कि जहां पहले मल्टीपल पीपल और मल्टीपल ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, अब सारे लोग एक ही सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे, वो है NEAC या NFAC एज द केस मे बी। पर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्लीज इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत कीजिए। जहां जरूरी है मैं वो सारे पॉइंट आपको लिखा करके दे रहा हूं, और उतने ही पॉइंट के ऊपर आपको क्या आएगा, चीजें आएगी, क्वेश्चन आएगी। क्लियर है मालिक? तो यहां हमारा अपील वाला जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मॉड्यूल के अंदर में अपील और रिवीजन एक ही चैप्टर बना करके दिया है। तो मॉड्यूल की नजरों से देखो तो ये दो एक चैप्टर है, पर ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, आपको थोड़ी देर में समझ में भी आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने इसके अलावा क्वेश्चनर के भी क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसा कि आप जानते हैं हर चैप्टर के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चनर के भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा। साथ साथ में DT का चार्ट जो है उसके अंदर में अपील एक पेज में खत्म किया हुआ है और रिवीजन तो हाफ ही पेज में खत्म किया हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं जो फास्ट ट्रैक बुक ले रहे हैं, अगर आप ये चार्ट भी लेंगे तुरंत आज ही इसका रिवीजन भी कर लेना। DT के चार्ट बुक से आपको भयानक तरीके से समझ में आएगा। और DT के चार्ट के अंदर में ना मैंने सिंगल पॉइंट चार्ट बना के दिया है, पूरा का पूरा CIT अपील का, ITAT का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो एक ही चार्ट पढ़ने में, और वहां पे बाकायदा कैरिकेचर भी लगाया है कि ये एक ही चार्ट पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रुको, अगर मेरे पास होगा ना तो मैं आपको वो दिखाता भी हूं, मोटे मोटे तौर पे होना तो चाहिए। लो जी, है आज नसीब अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे थोड़े से। ये DT का चार्ट बुक है, ये देखो रेक्टिफिकेशन तो मात्र हाफ पेज के अंदर में कवर किया है DT के चार्ट बुक के अंदर में। ये देखो असेसमेंट प्रोसीजर सर 2 पेज के अंदर में पूरा का पूरा खत्म किया हुआ है। ये है आपका अपील, जहां अपील इंपॉर्टेंट है तो देखो यहाँ पे मैंने खुद लिख करके दिया है, इंपॉर्टेंट है दोनों, रूल 46A 251 दोनों काम की चीज है, दोनों को क्या करके रखा है, इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। साथ साथ में बाजू में 254 को भी क्या लिख के रखा है, इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। यस, आप नीचे देखोगे यहां पे एक पावर वाला टेबल बनाया है, ये देखो ये एक पावर वाला टेबल बनाया है, इसको बाकायदा आपको लिख के दिया है एग्जाम से पहले, बस ये पढ़ लेना। तो ये जो पार्ट है इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बहुत काम की चीज है, इसको हम देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये चार्ट बुक से भी पढ़ा रहा हूं। ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में नहीं रखा हुआ है, रेगुलर बुक के जो स्टूडेंट है उनको तो लिखा के दिया है बाकायदा, ये हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। जो लोग ने चार्ट, मान लो आपने फास्ट ट्रैक बुक लिया और चार्ट नहीं लिया है, तो मैं कहूंगा कि आप इसका फोटो खींच के रख लो, और आज ही अगर टाइम मिलता है तो जो अपन लिख रहे हैं उसके राइटिंग वाले पार्ट में इसको क्या कर देना, इंक्लूड कर देना। ठीक है, बताइए इन पावर्स को हम लोग ध्यान देते हैं। बताइए क्या चारों के चारों अपील अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकती है? यस। कंडोनेशन डिले कर सकती है? यस। स्टे ऑफ डिमांड ग्रांट कर सकती है? यस। एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकती है? यस। कंफर्म या रिड्यूस कर सकती है? यस। एनहांस कर सकती है क्या असेसमेंट? यहां ध्यान दीजिए, CIT अपील में क्लियर कट लिख के रखा है यस, पर ITAT हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एनहांस नहीं कर सकती। वो कंफर्म कर सकती है, कंफर्म अगर किसी ने किया तो वो लायबिलिटी एनहांस ही हो जाएगी, पर फर्दर एनहांस नहीं कर सकती, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। तो ये फर्दर एनहांस नहीं कर सकती, इसलिए नो लिखा है। सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकते क्या? मैंने आपको बताया है CIT अपील फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, पर ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये तीनों भी फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। और जहां इन्होंने फ्रेश असेसमेंट डायरेक्ट किया, असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट 153(3) के अंदर में कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जहां से उनको ये सजेशन मिला है। क्या सभी अथॉरिटी अपने ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकती है अंडर द रिलेवेंट सेक्शन? यस। रिकॉल कर सकती है क्या? सारी की सारी अथॉरिटी रिकॉल कर सकती है, ये भी हाईलाइट करिएगा, सारी की सारी अथॉरिटी रिकॉल कर सकती है। एज फार एज रिव्यू इज कंसर्न, CIT, ITAT रिव्यू नहीं कर सकती, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट है, रिव्यू कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा जी सर, रिकॉल सभी कर सकते हैं, रिव्यू पहले 2 नहीं कर सकते, बाद के 2 कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। फर्दर इधर आओ, ये देखो ये एक ऐसा समरी चार्ट बना करके दिया है मैंने आपको पूरा, CIT अपील का A to Z पॉइंट। यहां लिखा है
ITAT का A to Z पॉइंट यहां लिखा है, हाई कोर्ट का यहां लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यहां लिखा है। ठीक है, मैं यहां एक और बार रिवाइज करवा रहा हूं आप सभी लोगों से, इस चार्ट के थ्रू एक और बार रिवाइज करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। और मान लीजिए आपने चार्ट बुक नहीं लिए, मैंने तो आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आप तीनों सेट लें, चार्ट लें, क्योंकि 80 पेजेस के अंदर में डीटी खत्म है सर। फास्ट ट्रैक बुक भी लास्ट डे के अंदर में ना बड़ा हो जाएगा। 80 पेजेस के अंदर में डीटी प्लस इंटरनेशनल टैक्स दोनों चार्ट के अंदर में कवर है। एंड ऑनेस्टली वो लास्ट डे रिविजन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। वो लास्ट डे जो रिवीजन है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, चलो एक क्विक समरी देख लेते हैं, समरी टेबल से। जिन बच्चों के पास नहीं है, मैं आपसे कहूंगा पहले आप इसका फोटो खींच लो, और फोटो खींच करके आगे का वीडियो इसके आगे देखना। फिर हैव अ पिक्चर। और मैं आपको बता दूं, ये एक्सक्लूसिवली हमारे एक्सपीरियंसेस से बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये किसी भी और बुक में दिख जाए तो आप मान लेना आया कहां से है। आप देख सकते हैं चार्ट के नीचे अपन ने क्लियर कट लिख के दिया है, एग्जाम से पहले बस ये पढ़ लेना। मतलब पूरा चैप्टर आप 2 चार्ट के अंदर में पढ़ के खत्म कर दोगे। ये 2 टेबल भी आपने पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। इधर आकर के देखो, यस, सीआईटी अपील की अगर मैं बात करूं, 246A से लेकर 251 तक के सेक्शन है। यहां 252 से लेकर 255 तक के सेक्शन है। यहां 260, यहां 261, 262 कवर हो रहा है। कौन सा एक्ट लागू होगा? पहले 2 में इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, बाद में दूसरे 2 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू होगा। याद आ रहा है तुम लोगों को? तीसरा, कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो, प्रोफेशनल इन 2 केसेस में रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट ही लगेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। जिन बच्चों ने मेरा सीए फाइनल का रेगुलर क्लास किया है, आपने एक बाकायदा एक पॉइंट बना करके रिवाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा, कोई फॉर्म है क्या? यहां फॉर्म नंबर 35 है, यहां फॉर्म नंबर 36 है, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्म नहीं हो सकता। चौथा, क्या फीस है? यस, इन दोनों के लिए फीस है, और वो फीस इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन करी हुई है। फीस इन दोनों के लिए भी है, लेकिन यहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा। राइट? इनके पावर्स क्या है? सर, इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं पावर, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे डैश है। इनको फर्स्ट अपीलेट, सेकंड अपीलेट, थर्ड अपीलेट, फोर्थ अपीलेट अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी है क्या ये? सर, सीआईटी अपील इज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन बाकी कोई भी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी के डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि वो 116 के डेफिनेशन में नहीं आता। बराबर है? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड? सर, यहां क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों भी डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम सिर्फ, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। कितने दिन में फाइल करना है? याद होगा तो 30 डेज, फिर 60 डेज, फिर 120 डेज, ज्यादा हो जाएगी 90 डेज। याद आ रहा है क्या? फिर कब तक के खत्म करेंगे? सीआईटी 1 ईयर के अंदर में, आईटीएटी 4 इयर्स के अंदर में, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सनीबाजी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते क्या? जनरल रूल नहीं कर सकते, पर रूल 46A के एक्सेप्शन में कर पाओगे। बाकी तीनों भी अथॉरिटी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते। ये कैसे होता है? 100% फेसलेस, लेकिन ये कैसे होता है? तीनों फिजिकल, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर यहां पे आपको पावर्स दिए गए हैं, यहां पे आपको पावर्स दिए गए हैं। याद रखिए, याद रखिए, रिकॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं, यहां पे दिया गया है। चलो देखो, अच्छा, यहां पे एक छोटा सा चेंज है, यहां कैन नॉट बी रिव्यूड, यहां पे भी कैन नॉट बी रिव्यूड होना चाहिए, यहां पे कैन बी रिव्यू, यहां पे भी कैन बी रिव्यू होना चाहिए। चेक कर लो। डन है सब? चलो, यस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर जल्दी से। पहला क्वेश्चन बेस्ड है किसके ऊपर?
SVS पॉपकॉर्न। ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, प्लस रीसेंट मॉड्यूल के अंदर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट? चेक करिएगा। SVS popcorn did not make claim of 20 lakh in ROI filed, which is disallowed under section 43B. However, the said claim was not considered by AO during the assessment proceeding on the ground that no revised return was filed. Can assessee now make such claim before the appellate authority? वापस से वही क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एक चीज जिसको AO ने अप्रूव नहीं किया है, क्या फ्रेश क्लेम हमें कोई करना है तो क्या वो अपीलेट अथॉरिटी के सामने किया जा सकता है? क्या बताइए, किया जा सकता है क्या? कौन सा रूल लगाएंगे? जब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, अपीलेट अथॉरिटी, इसका मतलब सिंपल है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी दैट इज CIT अपील। तो क्या CIT अपील फ्रेश क्लेम ले सकता है क्या? द आंसर इज, जनरल आंसर इज नो, रूल 46A के तहत। हाउएवर इन 4 केसेस ये लिया जा सकता है, राइट? कौन से 4 केसेस याद करके देखो जल्दी से, कौन से 4 केसेस याद करके देखो जल्दी से, तब तक के हम आंसर की ओर बढ़ते हैं फटाफट। मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। पास होने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है राइटिंग प्रैक्टिस। मैक्सिमम बच्चे DT IDT ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। सर होता यह है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो होता यह है कि आप 100 मार्क का पेपर की जगह 70 मार्क की पेपर सॉल्व करके आते हो। 70 मार्क का पेपर सॉल्व करके आओगे और बोलोगे मेरे को 40 चाहिए, नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम पीपल डू नॉट स्कोर। जो प्रैक्टिस कर रहा है वो मान करके चलिए 100% पास होने की ओर बढ़ रहा है। तो सर प्रैक्टिस कैसे करें हम? प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए जितने क्वेश्चन यहां कवर्ड है या क्वेश्चनर में हम जितने क्वेश्चन लेंगे उतने क्वेश्चन को आपको लिखना है और टाइम बाउंड मैनर में लिखना है, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर में बताया था। जब आप ये चीज लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये सही चल रहा है, क्योंकि लिखते वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरे से बेसिक गलतियां क्या हो रही है। और लिखो तो सही, मान लो मॉड्यूल के अंदर में 10 क्वेश्चन है ना, मैं कहूंगा तुम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो, पर सॉल्व करो। इससे तुम्हारा ना राइटिंग प्रैक्टिस उतने मिनट के अंदर में हो रहा है कि नहीं ये दिखेगा। जितने भी रैंकर है ना, इन सब ने राइटिंग प्रैक्टिस करके बैठी है। मतलब ये वीडियो के अंदर में जो भी बोले वो सब सही बात है, उन्होंने उतनी मेहनत करी है। पर इसके अलावा एक चीज जो बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते हैं वो ये है कि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही करी है, उतनी ही राइटिंग प्रैक्टिस करी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करी है, थ्योरी को लिखा है, तब जाकर के उनसे ये क्या हो पाया है, सॉल्व हो पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम फर्दरिटी के साथ एक और बात करना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन यहां पे एक और पॉइंट पे है जिस पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है। The said claim was not considered, proceeding on the ground that no revised return was filed. Can assessee now make such claim before appellate authority? यहां पे एक रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट डाला गया है, याद करिएगा। कॉड्स इंडिया का केस था जिस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई एडिशनल क्लेम बिफोर AO करना है तो उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कॉड्स इंडिया का केस हम लोग पढ़ के आए थे, बराबर है। CIT के लिए क्या वो एडिशनल एविडेंस ले सकता है विदाउट फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न? आंसर इज यस। एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट तो वो कर ही सकता है, साथ साथ में वो रिवाइज रिटर्न भरे बगैर भी क्या कर सकता है, एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है क्या? यस। और इसके लिए केस लॉ है CIT वर्सेस पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स का केस, जहां ये प्रूव हुआ था कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एडिशनल क्लेम ले सकते हैं इवन विदाउट फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। तो क्योंकि यहां पे रिवाइज रिटर्न वाला पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे लगता है हमने आंसर में वो पॉइंट भी क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। तो आइए जरा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर सीधा है, आंसर अफर्मेटिव में देंगे। यस, द असेसी इज entitled to raise additional claim before appellate authority. The restriction that an additional claim has to be made by filing revised return
is only applicable when claim is made before assessing officer. When the claim is made before assessing officer. It was held in God's India Limited versus CIT. However, restriction do not apply in case of fresh claim before appellate authority. Hence, fresh claim can be made before appellate authority even without passing revised return, as held in CIT versus Prithvi Broker and Shareholder. Again I am speaking, केस लॉ याद है तो मेंशन करके आना, नहीं तो सीधे लिख के आना एज पर दी जजमेंट हेल्ड बाय द कोर्ट. काम खत्म. नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. अच्छा, ये जितने भी केस है ये सब पुराने केस है. आज तो ये जजमेंट आ चुके हैं, ये सब पुराने केसेस है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सब पुराने केसेस है. आपको जेन्युइनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वो है जुडिशियल अपडेट जो ICAI ने रिसेंटली लॉन्च की है. मैं आप सभी को बता दूं, ICAI ने रिसेंटली जुडिशियल अपडेट जो May 24 के लिए है वो लॉन्च कर दिया है. नवंबर 24 के लिए अलग से आएंगे, तो आपने उस टाइम पे देखना, इंक्लूडिंग May 24 वाले. बराबर है? तो आपको जिन केस लॉ को नाम याद रखना है, कुछ बहुत फेमस वाले जैसे ये हो गए गॉड्स इंडिया लिमिटेड, पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स, एक आगे नेशनल थर्मल पावर कंपनी का भी आएगा. ये वो केसेस है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है. अदरवाइज नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, पर जेन्युइनली इन टोटल देखोगे तो 7 से 8 केसेस है जो आपको पुराने वाले हैं पर याद रखने चाहिए. बाकी तो जितने भी जुडिशियल अपडेट है जो आए हुए हैं वो आपको याद रखना चाहिए. दैट मेक सेंस. अच्छा जी सर. Fresh evidence can be brought if conditions of rule 46A is satisfied. एक एडिशनल पॉइंट है जो मेंशन करना चाहिए, कर दिया हमने. आप में से कई लोग बोल सकते हो सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है, चलेगा क्या? अंडरस्टैंड कीजिए, हैंडराइटिंग इतनी भी खराब नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ समझ ना आए, जैसे मेरी है. बराबर है? तो हाँ, मेरी तो खैर पेन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल है, तो मेरी उतना अच्छा हैंडराइटिंग नहीं आता है, रफली आ जाता है. बट जिन जिन लोगों का हैंडराइटिंग खराब है ना, मैं आपसे कहूँगा कि सर इंक पेन यूज़ कीजिए. इंक पेन मतलब रादर देन बॉल पेन ना, आप लोग इंक पेन यूज़ कीजिए. प्रैक्टिस भी इंक पेन से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रैक्टिस भी इंक पेन से करने का, ताकि क्या हो, आपको फ्री फ्लो में लिखना पड़े. अब जैसे अगर आप मेरे को देखोगे, मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पे बहुत ही खराब आएगा, जेन्युइनली जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो बहुत खराब आएगा, राइट. लेकिन यही अगर मैं ईमानदारी से पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ ना, तो शायद ये ठीक हो सकता है. ठीक है, चलो जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द पावर ऑफ अथॉरिटी डिस्कस द फॉलोइंग. 4 क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड है, ध्यान से सुनिए. तो ये 1/4 क्वेश्चन है, मई 2001 में एग्जाम में आ चुका है.
CIT appeal has no power to decide a matter that has not raised before him. CIT appeal has no power to discuss on a matter that has not raised before him. बताइए सर, ये सही है या गलत है? सर बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है? जब मैटर अपील के लिए ओपन होता है, हम उस मैटर में भी जा सकते हैं, विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। इसलिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन नॉट अमेंड इट्स ओन ऑर्डर, गलत। 254 सबसेक्शन 2 में हो सकता है। A case before appellate tribunal cannot be dealt when there is a difference of opinion among the members, again गलत। difference of opinion भी है तो ये point to point पे precedent को जाएगा, then decision will be made by majority। Fourth, appeal shall lie to high court against the order of tribunal, correct, only if the question involve a substantial question of law। बराबर है? तो ये 4 पॉइंट पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। यस, एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन को। डन है सर? चलो लिखेंगे, CIT appeal has no power to decide the matter that has not raised before him। The contention is not right। CIT appeal has power to decide a case which is a subject matter of appeal before him and can also decide a matter which is not raised in subject matter of appeal but arise during the proceeding। यहां पे वो पावर ऑफ CIT इज को टर्मिनस विद द पावर ऑफ AO, वो लिखना पड़ेगा। The power of CIT appeals is coterminous with the power of AO, hence what AO can do, CIT अपील ऑब्लिक JC अपील अमेंडमेंट के हिसाब से what AO can do, CIT appeal can also do, even he can do what AO cannot do। In light of above, CIT appeals oblique JC appeal can take up a matter which is not in subject matter of appeal। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैनॉट अमेंड इट्स ओन ऑर्डर। बी,
The above statement is not correct. As per section 254 subsection 2, ITAT can amend its own order within 6 months from the end of the month in which order is passed. Any order passed which is enhancing the assessment or reducing the assessment, reducing the loss, shall not be passed unless opportunity of being heard is provided. Application for rectification can be done by assessee or income tax department. इज इट डन? चलो आते तीसरे क्वेश्चन के ऊपर. मतलब टेक्निकली आप देखो, ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, नीचे 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 तो अपन ने इधर ही सॉल्व कर डाले. A case before tribunal cannot be dealt when there is a difference of opinion among the members of the bench. Yes, among the members of the bench. अच्छा जी सर. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिख लिया ये सभी लोगों ने? यहाँ पे डन. सी. This statement is not correct. This statement is not correct. सेक्शन 255 मेंशन करेंगे. एज पर सेक्शन 255, in the event of difference of opinion between members of the bench of tribunal the matter shall be referred to president on such point or points and the decision
shall be made by majority. Generally, decision of the bench is taken by majority. लिख लो सर. डन है. आओ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. बराबर है. डी. जनरली order passed by tribunal is final and no appeal against such order is possible. However, an appeal to High Court can be made within 120 days if such case involve a substantial question of law. If the case involve substantial question of law, such question will be framed by High Court. Such question will be framed by High Court. डन है सर. चलो एक लास्ट केस, लास्ट क्वेश्चन यही बनता है. स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है. ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू ग्रांट इनडेफिनेट स्टे ऑफ डिमांड डिस्प्यूटेड इन अपील बिफोर इट एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट. नवंबर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन तो सेंसिबल है. बताइए, इनडेफिनेट स्टे ऑफ ग्रांट दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता. मैक्सिमम कितने दिन का दिया जा सकता है? जल्दी से बताओ, मन में बताओ, जोर से बताओ. हाँ, 180 डेज का दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू 20% डिपॉजिट. याद आ रहा है? ये 180 डेज को एक्सटेंड किया जा सकता है. यस, किया जा सकता है. कितने दिन पे? 365 डेज. 365 के बाद क्या होगा? वो स्टे वेकेट हो जाएगा. हालांकि अगर एसएससी की गलती नहीं है तो स्टे कंटिन्यू रहेगा. पेप्सिको इंडिया जजमेंट याद आ रहा है? इतना पॉइंट अपने को लिखना है. इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया अपन लोगों ने. हारे हाँ या हाँ, इसको अपन ने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया. बस काम खत्म. इतना ही तो लिखना है. लिखना ही क्या है? चलो पहले स्टेटमेंट को कह दो ये सरासर गलत है. क्वेश्चन नंबर 3, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्टे ऑफ डिमांड can be granted by IT-80 upon assessee. The maximum period of stay shall not exceed
180 days. The stay can be granted when assessee has deposited 20% of tax, interest or other sum due, or provide guarantee of an amount equivalent thereto. The period of stay can be enhanced for such further period not exceeding 365 days. Beyond which period the stay shall stand vacated. If it was held in PepsiCo India judgment that stay shall not be vacated if the delay is not owing to assessee. Further, ITAT shall complete the appeal within such period of 180 days or such extended period. Then hasta la pista. खत्म. अगर आप देखेंगे तो यहां तक के इधर के 4, 5, 6 क्वेश्चन इसके अंदर में हमने ले लिए. हालांकि मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चनेयर के अंदर में एडिशनल क्वेश्चन है, हमें अभी तुरंत क्या करना चाहिए, उस पर जाना चाहिए. तो फिर यहाँ पे आज के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को ओवर कर पाएंगे. यस, चलो तुरंत चलो मेरे साथ. है ना, चलो जल्दी से चलो मेरे साथ. क्वेश्चन बैंक के अंदर में अपील और रिवीजन का टॉपिक के अंदर में क्वेश्चनर के अंदर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या कर लेते हैं मालिक, डिस्कस कर लेते हैं. आओ,
ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने चाहिए, जेन्युइनली लिखने चाहिए, जितने पॉइंट आपको याद आते हैं उतने पॉइंट लिखने चाहिए, और साथ साथ में चेक करना चाहिए, क्योंकि देखिए रेगुलर बैच होगा, हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के अंदर में सॉल्व करवाते हैं, फास्ट ट्रैक के अंदर में अपने कंस्ट्रेन है टाइम लिमिट को लेकर के, तो एटलीस्ट हम डिस्कस तो जरूर कर सकते हैं। यस, कुछ अच्छे क्वेश्चन क्लास के अंदर में जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, examine the correctness or otherwise of the following statement with reference to the provisions of act. A high court does not have inherent power of review an earlier order passed by it. जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाए, क्या रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, जल्दी से बताइएगा। हमने पहले ही कहा है बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सर रिकॉल भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, बहुत सिंपल है, राइट? चार्ट देख लीजिएगा, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, रिकॉल भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसके ऊपर एक जजमेंट भी है मेघालय स्टील्स का, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। The given statement is not correct. As per Supreme Court in CIT versus Meghalaya Steels, it is observed that the power to review would inhere on High Court, being the court of record, as per the article number 215 of the Indian Constitution. There is nothing in Article 226 to preclude High Court from exercising the power of review, which inheres in every court of plenary jurisdiction. The Supreme Court further observed that Section 268 does not purport in any manner to curtail or restrict the application of the provision of Code of Civil Procedure. 260A subsection 7 only state that all provision that would apply qua appeals in Code of Civil Procedure would apply to appeal under 260A. The Supreme Court opinion that it does not in any manner suggest either that other provisions of Code of Civil Procedure are necessary to exclude or that High Court inherent jurisdiction in any manner is affected. क्या सीधे शब्दों में हाई कोर्ट के पास रिव्यू का ऑर्डर है सर, हाई कोर्ट रिकॉल भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है। रूल नंबर 46A पे है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो आप ये देख सकते हैं। ये भी आसान है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बेस्ड ऑन टाइम लिमिट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पास्ट एग्जामिनेशन में भी पूछा है, नए मॉड्यूल के अंदर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करिए। An assessee who is aggrieved by all or any of the following is desirous to know the available remedial course and time limit available against each order. हर चीज का टाइम लिमिट का एक क्वेश्चन बना के दिया है कि इनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है ये बताइए, और कितने टाइम में हो सकता है ये बताइए। पहला, द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 143(3) बाय AO। AO ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो इसके खिलाफ क्या हो सकता है, बताइए कितने रूट अवेलेबल है, एक रूट है या दो रूट है? दो रूट अवेलेबल है। पहला रूट कहा जाता है अपील, CIT अपील 246A। दूसरा रूट कहा जाता है रिवीजन, 263 264 की तरफ जाता है, याद आ रहा है आपको, स्पेसिफिकली 264 की तरफ जाएगा। सो आते हैं, द असेसी अग्रीड। अच्छा, अपील अगर करना है तो कितने दिन में जाना पड़ेगा सर? 30 डेज के अंदर में जाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर का होता है, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। The assessee agreed by the order passed under 143(3) by AO can file an appeal before the Commissioner of Income Tax Appeal within 30 days from the date of service of notice of demand. तो पहला चीज क्या हो सकता है सर? कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास आप जा सकते हो। कितने दिन में जा सकते हो सर? 30 दिन के अंदर में जा सकते हो। However, where the assessee does not want to prefer an appeal, then he can move to revision petition under section 264 within 1 year from the date on which the order was communicated to him. तो आप दूसरा चीज क्या कर सकते हो सर? CIT के पास जा सकते हो, क्या लेकर के? रिवीजन पिटिशन लेकर के। कब तक के? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर वाज कम्युनिकेटेड टू हिम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 263 में कोई ऑर्डर पास किया है तो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ड्राइंग बनाई थी, अगर 263 में कोई ऑर्डर पास किया है, इसके खिलाफ आप कहां जा सकते हो? 263 निकल के कहां जा रहा था? IT-AT के अंदर में जा रहा था। तो अगर आप CIT के ऑर्डर से खुश नहीं हैं, आप कहां जा सकते हैं? IT-AT के पास जा सकते हैं। सेक्शन 253 के अंदर में CIT द्वारा जो 263 में ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ क्या हो सकता है सर? अपील हो सकता है। यस, अब IT-AT में जाना है तो कितने दिन लगेंगे? 60 डेज। बस ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करना है।
तो assessee aggrieved by the order passed under section 263 can file an appeal to ITAT within 60 days from the date on which order ought to be appealed against is communicated to the assessee. तीसरा, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 272A बाय डायरेक्टर जनरल। अब ध्यान से सुनिए, ये 272A क्या है, वो जो पेनल्टी लगती है अपनी, पेनल्टी ऑर्डर है 272A का। क्या पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ भी आप ITAT में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। तो जो भी पॉसेसी अग्रीड बाय द ऑर्डर by director general can file an appeal before ITAT within 60 days from the date on which order ought to be appealed against it is communicated. ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 254 ITAT। बताओ ITAT के ऑर्डर से अग्रीड हो तो तुम कहां जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे। इफ इट इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन 120 डेज, वही बात लिखी है, ओनली वेयर द ऑर्डर गिव राइज टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। काम खत्म। बताइए, क्या फास्ट ट्रैक में भी हम लोग कंटेंट कवर पूरा का पूरा कर रहे हैं? सर कंटेंट में कहीं कोई मिसिंग नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है, इतना आपको करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे जरूर आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ ताकि आप ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले ले, पर मैं हमेशा चाह रहा हूँ, और देख बेटा शॉर्टकट का कोई सक्सेस नहीं है, शॉर्टकट एक सक्सेस रूट नहीं है। आपको लॉन्ग कट से ही जाना चाहिए, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन करके काम नहीं चलने वाला। आप बोलोगे मैंने नवंबर 23 दिया था, मैं सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख लूंगा, नई बुक ले लूंगा और मैं ले लूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठ के लेक्चर को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कंटेंट नहीं समझ में आता, मेरा लेक्चर हो किसी और का लेक्चर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट आपको ये करना ही चाहिए। ये मॉनिटरी लिमिट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर का क्वेश्चन है, आप इसको भी आराम से कर लोगे। ये पेप्सी फूड का जजमेंट है, आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड क्वेश्चन, प्रीमेच्योर एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ऑल्सो अवेलेबल इन योर न्यू मॉड्यूल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। Assessee has been served with an order of assessment under 143(3). तो assessee के ऊपर क्या आया? ऑर्डर आया 143(3) का, बराबर है, रेगुलर असेसमेंट का। कब आया? 1 जनवरी 2024 को आया। Has filed an application against this order before CIT under section 264। CIT के पास गया, मतलब ये कौन सा है? रिविजन का ऑर्डर है, ठीक है। कितने तारीख को चले गया? 11 जनवरी को। 1 जनवरी को असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, ये 11 जनवरी को सीधा किसके पास चले गया? रिवीजन करने के लिए चले गया। मैं आप सभी से पूछता हूँ, एओ का ऑर्डर आया, इसके बाद क्या होता है? आपको 30 दिन के अंदर में पे करना है या 30 दिन के अंदर में अपील करना है। अपील किसको की जाती है? CIT अपील को की जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने क्या किया है? वो CIT के पास रिविजन पिटिशन डालने के लिए चले गया। जब तक कि अब आपको तो जानते ही है, या तो आप अपील रूट पे जा सकते हो या तो आप रिवीजन रूट पे जा सकते हो, पर रिवीजन रूट का टाइम लिमिट अब तक खत्म हुआ है क्या? द आंसर इज नो। रिवीजन, मान लीजिए अपील रूट का टाइम लिमिट खत्म हुआ है क्या? नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि अपील रूट का टाइम लिमिट कितना है सर? 30 दिन है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। अब जिस दिन आपको नोटिस आया, दैट इज 1 जनवरी, वहां से एटलीस्ट 30 दिन तक के अपील करने का टाइम लिमिट था। वहां से 30 दिन तक के क्या था? अपील करने का टाइम लिमिट था। अब अपील करने का टाइम लिमिट खत्म हुआ ही नहीं है, उससे पहले तुमने रिवीजन ठोक दिया, CIT इसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो CIT ने रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और यहां पे आपने अपील डाल दिया, तो केस दोनों तरफ नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें तारीख के साथ खेला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, माइंड के साथ खेला गया है। छोटा सा मिस्टेक डेट या कंसेप्ट को समझने के लिए पूरे के पूरे 4 मार्क हाथ से लेके चले जाएगा, राइट। However, CIT refused to entertain the application on the pretext of premature application। CIT ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, कहा ये प्रीमेच्योर है। इज इट करेक्ट? यस, CIT इज करेक्ट। अगर उसको कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी करना है, अपील का टाइम लिमिट 30 दिन का खत्म होने के बाद CIT कर सकता है, क्योंकि CIT का टाइम लिमिट कितना होता है? 1 ईयर होता है। ये हम और फर्दर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर में। उसका टाइम लिमिट कितना होता है? 1 ईयर होता है। तो क्या CIT ने सही किया? एब्सोल्युटली सही किया। assessee हमारा ओपिनियन मांग रहा है, हमारा ओपिनियन ये है CIT करेक्ट है। An assessee who is aggrieved by the order of AO passed on 1/1/2024 had to move an application for revision under 264 on 11 January. The order passed by the AO is an order appealable before commissioner appeal.
The time limit for filing an appeal is 30 days from the date of order, that is 31/1/2024. This time limit has not been expired and the assessee has also not waived the right to file an appeal before CIT. The application filed before CIT will only be considered when conditions specified under 264 subsection 4 has been complied with. One of the condition is that Commissioner shall not revise any order where appeal against the order lies before Commissioner Appeal or Appellate Tribunal and time has not expired. Therefore, Commissioner refusal to entertain such application is correct. In practical situation, Commissioner would keep the proceeding in abeyance till the expiry of time and thereafter could have assumed jurisdiction for making revision. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा कि भले ही प्री मैच्योर एप्लीकेशन आ गया, सीआईटी उसको होल्ड कर पे डाल देगा, जब 30 दिन खत्म होंगे उसके बाद ही वो उस केस को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा. इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालिए क्योंकि ये रिवीजन से बेस्ड है, ये भी रिवीजन पे बेस्ड है, ये भी रिवीजन पे बेस्ड है, ये भी रिवीजन पे बेस्ड है. डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर पार्शियल मर्जर पर 263 264 रिवीजन पे बेस्ड है, अगेन रिवीजन पे बेस्ड है. ये भी ये है बट इजी क्वेश्चन है, तुम कर पाओगे. ये भी 263 264 पे बेस्ड है. ये तो अभी अपन ने सॉल्व किया. That's it. That's it. मैक्सिमम क्वेश्चन बचे हुए किसके ऊपर बेस्ड है, रिवीजन के ऊपर बेस्ड है. तो मालिक आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, आज का डे यहाँ पे खत्म होता है. वी हैव कंप्लीटेड अनदर टॉपिक. मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप देखिए हम लोग बहुत स्पीड में टॉपिक को खत्म कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग क्या करे जा रहे हैं, खत्म करे जा रहे हैं. बाय दिस टाइम वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 6 टॉपिक. 7 8 9 10 इज पेंडिंग एज ऑफ नाउ. 11 12 13 इज डन. 17 is done, right? Taxation of buyback and taxation of liquidation is also over. Yes or no? चलो बढ़िया. अगला वीडियो जो आएगा, अगले वीडियो के अंदर में लाइक बटन आपने कर ही दिया होगा, राइट? और आपने सब तक के पहुंचा ही दिया होगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ, राइट? और आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा. अगला टॉपिक जो होगा वो रिविजन होगा और रिविजन के बाद का अगला टॉपिक जो होगा वो सर्च एंड सीजर होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ये सब कनेक्टेड टॉपिक है, ये सब कनेक्टेड टॉपिक की सीरीज को पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा. मिलूंगा आपसे कल. बाय बाय एंड टेक केयर.